हेलो फ्रेंड्स, इंडिया को लैंड ऑफ कलर्स, कल्चर्स और कॉन्ट्रडिक्शंस बोला जाता है। हमारे यहाँ पे जो गॉड्स हैं, जो भगवान हैं जिनको हम पूजते हैं, वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, और अगर हम शिव के अर्धनारीश्वर रूप को देखें तो ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एक ट्रांसजेंडर किसी रोड से जाता हुआ हमें दिख जाए तो आपको क्या लगता है, हम क्या नॉर्मली बिहेव करते हैं? मुझे तो नहीं लगता। लोग ट्रांसजेंडर्स को देख के ही थोड़ा असहज बिहेव करने लगते हैं। और ये हमारे यहाँ पर रियल स्टोरी है इंडिया की जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनकी। आज भी उनको डिस्पाइट ऑफ इतने सारे लॉज जो हमने उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए हैं, या जो हमने प्रोमिसेस किए हैं, या जो हमने परेड्स निकाली हैं उनके लिए, उसके बावजूद भी आज भी उनकी स्टोरी यही है कि उनको अलग तरीके से देखा जाता है और उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। उनके बारे में बहुत ही अलग तरीके से सोचा जाता है। तो हमें ये सोच बदलने की ज़रूरत है। ये जो स्ट्रगल है ये उनके डिग्निटी की, उनके आइडेंटिटी की स्ट्रगल है, और क्लासरूम से कोर्ट तक, हॉस्पिटल से घर तक इनका जो ये जंग है ये जारी है। और इनकी जंग इनके अधिकारों के लिए नहीं है, ये जो जंग है ये रिस्पेक्ट के लिए, इनके सेल्फ रिस्पेक्ट की ये लड़ाई अभी तक इंडिया में लड़ रहे हैं। इस फैक्ट के बावजूद कि ये हमारे बीच सदियों पहले से एग्जिस्ट करते थे, महाभारत के ज़माने से इनके ये जो हैं एग्जिस्ट करते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, लेकिन आज तक भी इनको जो है हमारे सिस्टम में जगह नहीं मिल पाई है। वो इक्वल जगह जो हम सब के लिए है, जो कहीं ना कहीं मेल और फीमेल के लिए है, वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आज तक नहीं मिल पाई है। तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा सोचने और विचारने की आवश्यकता है। So let's understand what is this LGBTQIA+. It's a group of letters that stands for different identities, and each one represents how they feel about their gender and who they love. Like L represents lesbian, G is for gay, B is for bisexual, T is for transgender, Q is for queer, I is for intersex, A stands for asexual or ally. So these are different gender identities, and जो ये प्लस सिंबल है जो लास्ट में लगता है LGBTQIA, that stands for many other identities that people may have. क्योंकि जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं या जो आइडेंटिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड और डाइवर्स हो सकती हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इनकी जेंडर आइडेंटिटीज़ को, इनकी सेक्सुअलिटी को। Now, who are transgender people? Transgender people are those individuals whose gender identity or expression does not conform to the sex they were assigned at birth. जैसे कि ट्रांस मेल हुए, ट्रांस मैन हुए, तो ट्रांस मैन क्या होते हैं? उनकी जो असाइंड जो सेक्स होता है बाय बर्थ वो फीमेल होता है, लेकिन वो अपने आप को मेल की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, मेल की तरह रहना पसंद करते हैं, मेल की तरह जीवन बिताना पसंद करते हैं। ऐसे ही ट्रांस वुमेन होती हैं जिनका जो असाइंड सेक्स है बाय बर्थ वो मेल होता है, लेकिन वो अपने आप को फीमेल की तरह जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं। कुछ नॉन बाइनरी या जेंडर क्वीयर इंडिविजुअल्स होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, या फिर ऐसे लोग हु बिलोंग टू अ थर्ड जेंडर। तो इन सभी को क्या है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या ट्रांसजेंडर पीपल बोला जाता है। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं, ये मुद्दा हमने क्यों उठाया है? ये मुद्दा हमने इसलिए उठाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो 2014 में नालसा जजमेंट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को भी एक सेक्स घोषित किया था। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप था सुप्रीम कोर्ट का, थर्ड जेंडर को इक्वल ट्रीट करने के लिए, उनके इक्वल राइट्स के लिए। और उसके बाद जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में जो आया, उसमें भी इनके अधिकारों को, इनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई। और सुप्रीम कोर्ट ने और यही कहा, और लॉ मेकर्स ने यही कहा कि भाई जैसे हम सभी नागरिकों को समान अधिकार है अंडर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल
19 आर्टिकल 21 ये सारे अधिकार जो हैं ये हम सभी नागरिकों को प्राप्त हैं। वैसे ही जो है ट्रांसजेंडर को या थर्ड जेंडर जिसको हम कहते हैं, थर्ड जेंडर को भी ये सभी अधिकार जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है और इंटरनेशनल लॉ भी उनको ये सारे अधिकार प्रोवाइड करता है। तो थर्ड जेंडर को भाई अब लीगली एक जेंडर मान लिया गया 2014 में, और इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट जो आया था वो भी बना दिया गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि 11 साल पहले, आज हम 2025 में बैठे हैं, तो 11 साल पहले जो हमने थर्ड जेंडर को एक सेक्स माना और हमने इतने सारे जो उसके बाद लॉज बनाए उनके काम करने के, मतलब उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इनका री इन्फोर्समेंट जो है या जो इतने स्ट्रिक्टली इनको माना जा रहा है ग्राउंड लेवल की अगर आप रियलिटी देखें तो आज भी जो थर्ड जेंडर है उनका एक्सेप्टेंस ग्राउंड पर नहीं है। तो इसीलिए ये बात आज यहाँ पे मैं मुद्दा लेकर आई हूँ कि उनको क्या परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। आर्टिकल 14 हमें राइट टू इक्वालिटी का अधिकार देता है, लेकिन उनके लिए कोई इक्वालिटी नहीं है। आज भी उन्हें इक्वल नहीं समझा जाता है, उन्हें अनवर्दी समझा जाता है, उन्हें कहीं ना कहीं एक गलत नज़रिए से या असहज रूप से उन्हें देखा जाता है, या उनकी प्रेजेंस में लोग असहज फील करने लगते हैं या उन्हें जो है वो असहज फील कराने लगते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आज भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ तक कि देयर आर मॉल्स, पब्लिक प्लेसेस, थिएटर्स, होटल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स जहाँ पर आज भी उनकी जो एंट्री है उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है या उन्हें वहाँ घुसने नहीं दिया जाता है। उनके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, उनके साथ रेप जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर कोई ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर पैदा हो गया है तो कई बार उसको फोर्स, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो कई बार फोर्सफुली उसको अपने पेरेंटल होम को छोड़ना पड़ता है, या लोगों के बीच जाने में उसको एक अनवांटेड अटेंशन जो होती है उसका जो है सामना करना पड़ता है, और लोग उनको अजीब सा फील कराते हैं, वियर्ड फील कराते हैं, जैसे कि वो कोई एलियन है और जुपिटर से आए हैं। इस तरीके की फीलिंग आज भी समाज में उनके प्रति है, और कहीं ना कहीं इनको जो सबसे बड़ी धारणा इनके लिए बन गई है कि ये क्रिमिनल्स होते हैं, या बच्चा उठा कर ले जाते हैं, चाइल्ड नैबर्स होते हैं, या फिर प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ज़्यादा होते हैं। ये इस तरीके की जो इनके लिए धारणा बनी हुई है, इसको ये सब फील इनको करना पड़ता है। तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि इनको क्या हमारी तरह, हमारे आपकी तरह, नॉर्मल मेल फीमेल की तरह अगर समान अधिकार दिए गए होते, या ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इनके लिए सिमिलर होता, इनको भी वैसे ही राइट्स होते, इनके लिए भी स्कूल एजुकेशन होती, कॉलेजेस होते, इनको भी पढ़ने दिया जाता, समान जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती, तो क्या ये इस तरीके के क्राइम में पड़ते? अगर जो क्राइम करते भी हैं ऐसे लोग, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। अगर इन लोगों को भी हमारे आपकी तरह सामान्य जीवन जीने का अधिकार मिलता, इंक्लूसिव एजुकेशन का अधिकार मिलता, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का अधिकार मिलता, तो मुझे नहीं लगता कि ये आज भीख मांगने पे मजबूर होते, या प्रोस्टिट्यूशन करने पे मजबूर होते, या क्रिमिनल्स बनते। मुझे ऐसा लगता है कि तब ये भी हमारे आपकी तरह बहुत अच्छा कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे होते, हर फील्ड में एक्सेल कर रहे होते। तो प्रॉब्लम तो यही है ना कि समाज इनको क्रिटिसाइज तो करता है, पर समाज ये नहीं देखता है कि हमने क्या इन्हें समान अधिकार दिए हैं, हमने क्या इनको खेलने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है। तो हम इनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चोरी ना करें, ये बेगिंग ना करें, ये क्रिमिनल्स ना बने? क्योंकि भाई पेट भरने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ तो करना है। वो क्रिमिनल है क्योंकि उसके पास वो समान अधिकार, उसको पढ़ाई का नहीं मिला, उसको कॉलेज जाने को नहीं मिला, उसको स्कूल जाने को नहीं मिला, उसको कहीं इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसको कहीं ना कहीं छोटा समझा गया, अलग समझा गया, उसको कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा नहीं माना गया। तब जाके वो अपना पेट भरने के लिए या तो प्रोस्टिट्यूशन करने पे मजबूर है, या तो वो कोई क्राइम करने पे मजबूर है, या भीख मांगने पे मजबूर है। तो ये रियलिटी जो है ये हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमारे आपके कारण ही, हमारे समाज के कारण ही कहीं ना कहीं ये लोग आज जैसे हैं, और इनको जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है कि क्रिमिनल्स हैं, ये हैं, वो हैं, तो ये क्यों है ऐसे? इसको भी हमें सोचना पड़ेगा, इसके पीछे का रीज़न जो है वो क्यों है ऐसा। कोई अपने कोई खुशी से तो क्रिमिनल नहीं बनता है ना, या खुशी से तो भीख नहीं मांगता है ना। तो ये बहुत ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत है, सोसाइटी को सोचने की ज़रूरत है, और इनके लिए एजुकेशन में या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में
इनके लिए जो है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तभी जाकर हम कह पाएंगे कि हाँ, हमने एक इक्वल सोसाइटी बनाई है और इनको हमने इंक्लूड किया है। अब एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसजेंडर का क्या स्टेटस है, ट्रांसजेंडर पीपल का? देखिए, एनरोलमेंट तो बहुत ही कम है। जितने ट्रांसजेंडर्स इंडिया में हैं उनके मुकाबले जो एनरोलमेंट रेट है वो बहुत कम है, और कुछ बच्चे जो एनरोल हो भी जाते हैं स्कूल में उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है। अब ड्रॉप आउट रेट क्यों हाई है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। स्कूल में उनको बुली किया जाता है, स्कूल में उन्हें हरास किया जाता है, स्कूल में उनके लिए कोई भी प्रॉपर इंफ्रा नहीं है। अब जैसे मैं टॉयलेट्स की ये बात करूं तो कितने स्कूलों में तीनों जेंडर के लिए टॉयलेट्स बने हुए हैं। हमेशा हम देखते हैं मेल और फीमेल टॉयलेट ही होता है या गर्ल्स एंड बॉयज़ टॉयलेट है, लेकिन थर्ड जेंडर के लिए कोई टॉयलेट नहीं है। दूसरी चीज़ें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से ड्रॉप आउट होता है। उनके लिए कोई जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज नहीं है, कोई प्रॉपर प्रोनाउन नहीं है जिससे उनको पुकारा जाए। गर्ल्स एंड बॉयज़ आप बोल देते हो, लेकिन थर्ड जेंडर को आप कैसे पुकारोगे? उनके लिए प्रोनाउंस हैं ही एंड शी, लेकिन थर्ड जेंडर के लिए क्या प्रोनाउंस हैं? तो इस तरीके के जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज भी हमें चाहिए ताकि हम उनको समान फील करा सकें, इंक्लूसिव फील करा सकें। तो ये सारी जो चैलेंजेस हैं, और प्रॉपर जो है उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है स्कूल में कि भाई कोई बुली कर रहा है तो कहाँ जाके वो शिकायत कर सकता है, या कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि स्कूल स्टाफ ही उनको बुली कर रहा होता है, किसी चीज़ के लिए उनको नीचा दिखा रहा होता है, हैरास कर रहा होता है, जिस वजह से ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। और अगर स्कूल एजुकेशन वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो फिर हायर एजुकेशन की तो आप बात ही मत कीजिए। फिर क्या होता है? फिर उन्हें ज़बरदस्ती पेट पालने के लिए या तो भीख मांगना पड़ता है या वो सेक्स रैकेट में फंस जाते हैं। तो ये हमारी रियलिटी है और इस पे हमें बहुत 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 ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और ये सोसाइटी को सोचना पड़ेगा। सोसाइटी जब तक अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेगी ना, तब तक हम इनको इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर रेस्ट ऑफ इंडिया से मैं कंपेयर करूं तो हमारे जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ फिर भी बहुत बहुत कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ट्रांसजेंडर पीपल के लिए। जैसे तमिलनाडु है, केरला है और कर्नाटका जैसे स्टेट्स हैं, जहाँ पर तमिलनाडु में एक ट्रांसजेंडर्स को वैसे लोकली वहाँ पे अरावनी बोला जाता है, तो उनके लिए एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई गई है वहाँ पर, जो इनके हित के लिए, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है और इनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ने के लिए, स्कूलों में इनके दाखिले के लिए काम करती है। और जब 2014 में थर्ड जेंडर का दर्जा मिला था, उससे करीब 5 साल पहले ही मार्च 2009 में तमिलनाडु ने एक मनसू करके हेल्पलाइन, टेलीफोन हेल्पलाइन शुरू की थी ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, कि उनको अगर कहीं कोई परेशानी हो रही है या पुलिस वाले उनकी बात नहीं सुन रहे हैं या कहीं स्कूल एडमिशन में उनको दिक्कत हो रही है, तो इस तरीके की शिकायत जो है वो इस हेल्पलाइन के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं और उस पर एक्शन लिया जाता था। केरला में एक स्कूल है सहज इंटरनेशनल स्कूल करके, जो पहला अपने आप में इंडिया में पहला जो है वो एक ट्रांसजेंडर स्कूल था, जहाँ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं इनफैक्ट अभी भी। तो सहज इंटरनेशनल स्कूल नाम से केरला के कोच्चि में ये स्कूल चलाया जाता है और वहाँ पे ट्रांसजेंडर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, मेन स्ट्रीम स्कूल से जोड़ा जाता है। फिर उनके लिए कॉलेज में भी दाखिले के और एडमिशन्स की बात की जाती हैं, जो बच्चे वहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं। तो ये इस तरीके के बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स ने कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको भी इस तरीके के एफर्ट्स करना ज़रूरी है। और मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी कि देखिए, सहज इंटरनेशनल स्कूल एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट हम क्यों नहीं इनको अपने जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उसमें क्यों नहीं हम इनको इंक्लूड कर पाते हैं? वो इंक्लूसिव एजुकेशन का राइट हम इनको यहाँ क्यों नहीं दिलवा पाते हैं? क्यों हम इनको अपने बच्चों के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को? मुझे तो लगता है कि नॉर्मल स्कूल में इनको पढ़ना चाहिए। अगर मैं नॉर्मल स्कूल्स में इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करूं तो हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, स्कूल्स को भी और टीचर्स को भी, इनफैक्ट फेलो जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी, और सोसाइटी को भी, जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं उनको भी, इन सबको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। जैसे जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 था, वो क्लियरली ये कहता है कि भाई फॉर्मल एजुकेशन में और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी अपनानी चाहिए और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इंक्लूड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो ऐसे स्कूलों में जाएँ और एजुकेशन प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए स्कूलों को भी इस तरीके से प्रयास करना पड़ेगा,
स्ट्रिंजेंट रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज बनानी पड़ेंगी, प्रॉपर प्रोनाउंस यूज़ करने पड़ेंगे उनको एड्रेस करने के लिए, उनके लीगल नाम से नहीं, उनको उनके प्रेफर्ड नाम से बुलाइए, या फिर ऐसी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी कि उनको बुलिंग से बचाया जा सके, उनको हैरासमेंट से बचाया जा सके, ताकि ड्रॉप आउट कम से कम हो। और बहुत से ऐसे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। स्कूलों में प्रॉपर टॉयलेट्स की ज़रूरत है, थर्ड जेंडर के लिए भी एक डिफरेंट टॉयलेट होना चाहिए, या स्कूल कैंप्स या ट्रिप्स, बहुत छोटी छोटी बातें मैं बता रही हूँ, कैंप्स या ट्रिप्स में जाते हैं तो भाई उनसे उनका प्रेफरेंस पूछा जाए कि वो कैसे रहना चाहते हैं, कहाँ किसके साथ रूम शेयर करना चाहते हैं, मेल या फीमेल, या उनके लिए एक अलग से रूम कैटेगरी रखनी चाहिए कि भाई यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स रहेंगे, इधर मेल्स रहेंगे, इधर फीमेल्स रहेंगे, जैसे हम स्कूल ट्रिप प्लान करते हैं उस हिसाब से। फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स में भी उनको बढ़ावा देना चाहिए या उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए। और जो क्लास के हिसाब से या एक्टिविटी स्पोर्ट्स सब्जेक्ट के हिसाब से जो बाइफर्केशन होता है स्कूल में, वो नहीं करना चाहिए, या कहीं ना कहीं इस बाइफर्केशन की अगर ज़रूरत है तो उसमें जो है वो थर्ड जेंडर को भी इक्वली बाइफर्केटेड हो, उनके लिए भी इक्वल जो है लॉज और नियम कानून होने चाहिए। अभी हमारे स्कूलों का आप कंटेंट भी देखेंगे या करिकुलम भी देखेंगे तो वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो बहुत ही जेंडर डाइवर्सिटी कंटेंट बनाने की ज़रूरत है, जिसमें कि जैसे कि लिटरेचर हुआ, लैंग्वेज आर्ट्स हुआ, सेक्स एजुकेशन हुआ, तो इस तरीके की विजुअल आर्ट्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, तो बहुत ही ज़्यादा जेंडर डाइवर्सिटी कंटेंट की ज़रूरत है हमारे एकेडमिक्स में भी। और सेक्स एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और बच्चों को ये बचपन से ही सिखाना चाहिए, सभी बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में, तो उसमें जो ताकि वो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर को इजीली अडॉप्ट कर सकें, समझ सकें उसके बारे में। या फिर पेरेंट्स के लिए भी इस तरीके की वर्कशॉप्स होनी चाहिए जो उनको सेंसिटाइज कर सकें अबाउट ट्रांसजेंडर्स और थर्ड जेंडर। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बहुत अच्छा ट्रांस स्कॉलर है जो, तो उसको भी इनवाइट करना चाहिए ताकि वो ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज़ को अच्छे से वहाँ एड्रेस कर सके और उनको जो एकेडमिक पर्सपेक्टिव से जो उनके सामने इश्यूज़ आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, उसको एड्रेस कर सके। तो इसलिए किसी ट्रांस स्कॉलर को भी स्कूल्स में इनवाइट करना चाहिए लेक्चर के लिए। तो इस तरीके के जब हम छोटे छोटे एफर्ट्स करेंगे, स्कूल्स जब ये छोटे छोटे एफर्ट्स करेंगे, बच्चे जब उनको सामान्य दृष्टि से देखेंगे, इक्वली ट्रीट करेंगे, और सोसाइटी भी, उनके पेरेंट्स भी, टीचर भी, स्कूल का स्टाफ भी, जब सभी इसको सहज रूप से देखने लग जाएगा ना, जब ये सब चीज़ सहज हो जाएगी सभी के लिए, जो मैं सहज और असहज वर्ड है वो ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ लेकिन वर्ड यही है, तो जब ये सब सहज हो जाएगा सबके लिए, नॉर्मलाइज हो जाएगा, जब हम जैसे फीमेल को ट्रीट करते हैं, मेल को ट्रीट करते हैं, वैसे जब हम उतनी ही सहजता से जब हम ट्रांसजेंडर्स को या थर्ड जेंडर्स को हम ट्रीट करने लगेंगे, तब जाके मुझे लगता है कि हम एक इक्वल सोसाइटी बना पाएंगे, उनको एजुकेशन में इंक्लूड कर पाएंगे, उनको जो है इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएंगे, तब जाके वो डिफरेंस समाज में दिखेगा। और अभी ऐसा होते होते मुझे लगता है काफ़ी टाइम लगेगा। बहुत सारे फेमस यहाँ पर ट्रांसजेंडर पर्सनालिटीज़ भी हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, जैसे कि सांता खुरई हैं और कल्कि सुब्रमण्यम हैं, अंजलि आमिर हैं, जो ए रेवती हैं, लक्ष्मी एन त्रिपाठी हैं, जिनको हम सभी जानते होंगे, जिनके ऊपर वो लक्ष्मी फिल्म भी बनी थी जिसमें अक्षय कुमार ने लीड रोल किया था। तो ये पर्सनालिटीज़ हैं बहुत सारी। पद्मिनी प्रकाश हैं, जॉयता मंडल हैं, गौरी सावंत हैं, ऐश्वर्या आर प्रधान हैं, या फिर हम मधुबाई किन्नर की बात करते हैं, या फिर क्रिस्टी राज को ले लीजिए, मानवी बंदोपाध्याय को ले लीजिए। तो इस तरीके की बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं इंडिया में जो ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं और जो ट्रांसजेंडर्स के लिए अच्छे काम कर रही हैं, या फिर जो डिफरेंट क्षेत्र में अच्छे काम कर रही हैं। एक्ट्रेसेस हैं, कई इनमें से मॉडल्स हैं, इनमें से एक एंकर हैं, न्यूज़ एंकर, और एक सिविल राइट्स जज हैं, और एक प्रिंसिपल हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट फील्ड में ये महिलाएं और ये ट्रांसजेंडर पर्सनालिटीज़ काम कर रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बढ़ावा दिया जाए तो ये लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये इतने रेयर लोग हैं कि हम गिनती करके इनका नाम ले रहे हैं आज, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल को अगर इन्हें समान राइट्स दिए जाएं तो मतलब ये बहुत ज़्यादा इन्यूमरेबल लोग ऐसे होंगे जो अपने अपने फील्ड्स में बहुत ज़्यादा एक्सेल करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड, वो समान अधिकार इन सभी को मिलना चाहिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, ताकि ये आगे बढ़ सके और
जो हमारा 2047 का जो सपना है मोदी जी का, उसमें ये इक्वली पार्टिसिपेट कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि इनके बिना जो है ये सपना पूरा नहीं हो सकता है। तो इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा अभी काम करने की ज़रूरत है। देखिए, अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है ना, वो बहुत सालों से, सदियों से जो है बहुत सारी एट्रॉसिटीज़, बहुत सारे अत्याचारों का, बहुत सारे हमारे नेग्लिजेंस का या इनइक्वालिटी का जो है वो सामना करती आई है, सहती आई है। और गवर्नमेंट ने अब बहुत सारी स्कीम्स, पॉलिसीज़ और ऐसे एक्ट्स बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, ताकि इनके राइट्स को, इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को, इनकी डिग्निटी को जो है वो सेफगार्ड करके किया जा सके। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो इम्प्लीमेंटेशन इसका तभी सक्सेसफुली हो पाएगा, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स का, उनके एक्ट्स का, उनके लॉज का, जब सोसाइटी अपना परसेप्शन चेंज करेगी, जब सोसाइटी अपने स्टिग्मास और स्टीरियोटिपिकल सोच से बाहर हटके इसको सोच पाएगी, ट्रांसजेंडर पीपल को देख पाएगी, तब मुझे ऐसा लगता है कि वो परसेप्शन चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके गवर्नमेंट भी बेटर इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी, नहीं तो इन सारे एफर्ट्स का कोई मतलब नहीं निकलेगा और ये सारे केवल एक लॉ बन के रह जाएंगे और ग्राउंड रियलिटी कुछ और होगी और जो पॉलिसीज़ हैं वो कुछ और कहेंगी। तो इसीलिए अगर इसको हमें सक्सेसफुल बनाना है तो हमें सबसे पहले सोसाइटी को सबसे पहले अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। और अ जेंडर इक्वल सोसाइटी वुड बी वन वेयर द वर्ड जेंडर डज नॉट एग्जिस्ट एंड एवरीवन कैन बी देमसेल्व्स। तो यही बोलना था मुझे और हम सभी अपने अपने तरफ से प्रयास करते हैं। हम लोग सभी प्रयास करेंगे मिलकर तो हम एक स्वर्णिम भारत और एक सक्सेसफुल भारत, एक डेवलप्ड भारत हम बना पाएंगे। और डेवलपमेंट का मतलब केवल जीडीपी नहीं होता, डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमी नहीं होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इसका हर सिटीज़न इक्वल फील करे, उसको इक्वालिटी हो, उसको राइट्स हों, उसको फ्रीडम हो और वो अपने आप को इंक्लूडेड फील करे। थैंक यू।